स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब कहानी आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। 138 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है। भारत की सबसे पुरानी ग्रैंड ओन पार्टी है। नागपुर में आज अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा आयोजन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसमें राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं गई हैं। निजी कारणों से बताया जा रहा है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कटआउट में आप देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में सोनिया गांधी का कटआउट और उनके बगल में राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है। प्रियंका जी भी बड़े बड़े कटआउट में आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये 4-5 नेताओं की तस्वीर, केसी वेणुगोपाल भी हैं उसके अंदर जो उनके संगठन महामंत्री हैं। तो ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर होगी। अब लोग बाग वहां पर भरना शुरू हो जाएंगे। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि शायद राहुल गांधी का भी वहां पर भाषण होगा। बड़ा दिन है तो राहुल गांधी तो आज बोलेंगे, तो उससे भी कोई हेडलाइन जरूर निकलेगी। लेकिन जो इन खाली कुर्सियों ने हेडलाइन दे दी वो मैं आपको बताता हूं। हर कुर्सी के पीछे, और बताया जा रहा है लगभग 1 लाख कुर्सी लगी यहाँ पर, मतलब 1 लाख लोग आने की उम्मीद है। कुछ कम हजार कुर्सियां लगी होंगी। ये QR कोड लगा हुआ है। QR कोड क्यों? डोनेट फॉर देश, ये आपने टैगलाइन सुनी थी, डोनेट फॉर देश। ये अब क्राउड फंडिंग से, लोगों से चंदा लेकर के पार्टी जो है अपने खर्चे के लिए पैसा जुटा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने कहा कि हम जो है भाई बड़े बड़े सेठ लोग जो हैं वो तो हमको पैसा देते नहीं है, वो सारा पैसा बीजेपी के पास चला जाता है। और अब हमारे पास यही जरिया है कि हम आम लोगों से पैसा मांगे, हमारे कार्यकर्ता डोनेट करें, आम लोग हमको डोनेट करें, देश बदलने के लिए हमको चंदा दें। 1 हफ्ता करीब हो चुका है इस अभियान को शुरू हुए और अभी तक का जो बताया जा रहा है डेटा 5.5 करोड़ रुपए या 5.5 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा ये कांग्रेस पार्टी को आया है। अब ये अभियान अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए बीजेपी जैसी पार्टी ने शुरू किया होता तो कितना पैसा अभी तक जमा हो गया होता। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मैंने आपको बताया 5.5-6 करोड़ रुपया उनको आया। राहुल गांधी की तस्वीर, उसके बगल में QR कोड, जाइए पैसा दीजिए और आप कांग्रेस पार्टी के साथ देश बदलने के लिए जुट जाइए। ये उनका अभियान है। अब यहां से क्या मैसेज वो देते हैं अब से थोड़ी देर में ये हम देखेंगे। लेकिन जगह का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है हर्षवर्धन जी। नागपुर में सभा की जा रही है RSS के दिन। सबसे पहले तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि नागपुर में संघ का मुख्यालय है। संघ का पूरे देश में और दुनिया के भी बहुत से हिस्सों में बहुत सा प्रभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागपुर में सब का सब वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती थी। वहाँ कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। एक समय में तो जहाँ संघ का मुख्यालय है रेशीमबाग, वहाँ पे भी कांग्रेस का विधायक हुआ करता था। अब तो नितिन गडकरी जी सांसद हैं और वहाँ एक तरह से कहें कि पूरा प्रभाव हो चुका है, उसमें अब कोई कसर नहीं रह गई है। देवेंद्र फडणवीस ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और अब वहां संघ पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर भी काबिज है। सामाजिक तौर पर तो वो पहले से बहुत सशक्त था। लेकिन जाहिर है अगर राहुल गांधी बार बार, और मुझे जब आपने कहा ना कि वो हेडलाइन देंगे, तो मुझे तो हेडलाइन कुछ संघ से जुड़ी दिख रही है। बिल्कुल। ये दिख रहा है कि राहुल गांधी यहीं से कहेंगे कि हम इन्हीं से लड़ने के लिए यहां आए हुए हैं। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती अगर कोई पार्टी इस तरह की क्राउड फंडिंग कर रही है। आमतौर पे करती ही हैं पार्टियां, लेकिन इस तरह से अभियान चलाकर, इस तरह से ऐलान करके और QR कोड लगाकर, ये शायद किसी को लगा होगा कि ये एक अनोखा आइडिया है, इसको करना चाहिए। अनोखा तो था क्योंकि वो पैसा शुरुआत में कुछ घंटे के लिए कहीं और जाने लगा था। नहीं, वो तो अब देखिए ये भी कमाल है ना, आप इतना भी नहीं समझदारी से काम करते हैं कि डोनेट फॉर देश कह रहे हैं तो कम से कम .com, .org, .in, जितने हैं वो सब आप बुक करा लिए। कमाल की बात, 2 जो सबसे महत्वपूर्ण थे, एक बीजेपी ने करा लिया और एक जो कहें कि एक वेबसाइट है उसने करा लिया, और दोनों ने पैसे भी मांग लिए। लेकिन ये तो खैर एक पक्ष है, जो प्रबंधन वाला पक्ष है, जो कांग्रेस का कमजोर है। लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी रणनीति है नागपुर में जाकर राहुल गांधी, और चूंकि शायद आप कह रहे हैं कि सोनिया प्रियंका नहीं है, तो अब वो एक वजह होगी। उसकी 2 वजहें हो सकती है। एक तो सचमुच कोई निजी कारण हो, दूसरी वजह ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद अब राहुल गांधी के अलावा किसी को पार्टी नहीं चाहती कि वो फ्रंट पर दिखे। आप समझिए, अब ये न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, आपकी तैयारी है, आपको राहुल गांधी को आगे रखना है, तो क्या जरूरत है कि सोनिया जी अगर उस मंच पर होंगे और उसी मंच पर प्रियंका होंगी तो जाहिर है कि ध्यान बटेगा। तो ये एक अच्छी कोशिश है। अब उस कोशिश से क्या कांग्रेस पार्टी पैसे में भारतीय जनता पार्टी के बराबर आएगी? क्योंकि जाहिर है वो तो 80% से अधिक फंड इस वक्त उनको मिल रहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं कि जिसकी सत्ता रहती। लेकिन इसी के बीच में एक खबर और है सौरभ जी, दुबई में जो महादेव ऐप वाला है वो नजरबंद हो गया है भारत सरकार के आग्रह पर। अब न तो चुनाव है, न भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो वहां नजरबंद हो गया है। तो अब मुश्किल तो है, जहां जहां से पैसे के ठिकाने जिसके भी रहे हो वो बंद हो रहे हैं। नीरज साहू को पकड़ ही लिया गया है। नहीं, वो तो बहुत लंबी रकम थी, और मुझे तो बड़ा
हंसी आई कि धीरज साहू कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सब हमारा खानदानी पुश्तैनी है। तो भैया पुश्तैनी है सब 500 में इतना क्यों रखा हुआ था कि लोग पकड़ लेते? दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, एक स्थापना दिवस नागपुर में आरएसएस जहां का गढ़ जहां पर है, वहां पर जाके हुंकार भरेंगे राहुल गांधी थोड़ी देर में अब से, और ये पैसा जुटाने की जो कोशिश है। और हम सब जानते हैं भाई, चुनाव में पैसा बिना बगैर पैसे के चुनाव हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल भी समझ गए थे, तो ये तो पुरानी पार्टियां हैं, तो अब उसमें अंतर हालांकि बहुत है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्राउड फंडिंग के लिए। QR कोड है, सब स्कैन करेंगे और उससे पैसा आएगा। तो देखिए ठीक है, ज़रूरत भी है। देखिए 2022-23 का अगर हम देखें तो बीजेपी जो है 719 करोड़ रुपया उसको जो है आया था चंदे के तौर पे, और हम कांग्रेस को देखें तो केवल 79 करोड़ रुपया आया था। 719 और 79 करोड़। हाँ, ओके। तो अब डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, 10 गुने का अंतर है सर। तो चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। सब जो भी नेता खड़े होंगे 5 करोड़ रुपए आया है अभी, तो एक लोकसभा सीट भी नहीं हुई। देखिए ये तो कोशिश है, उनकी कोशिश है और अच्छी कोशिश है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोग जो हैं अगर उनके साथ जुड़ते हैं, पैसा देते हैं तो अच्छी बात है। ये बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नागपुर से उन्होंने ये हुंकार भरी है, मतलब वहाँ पे रैली कर रहे हैं, तो ये भी एक सिंबल के तौर पे कि वो सीधा जो है संघ को और आरएसएस को जो है चुनौती दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपके साथ मुकाबला करेंगे। तो देखते हैं, संगठन में बहुत ज़्यादा फर्क है। आरएसएस का जितना बड़ा संगठन है उसका कुछ भी 1/4 भी कांग्रेस का नहीं होगा, पर देखते हैं कैसा होता है। समीर जी, लेकिन नागपुर में कांग्रेस ने रैली करने का चुनाव किया है, तो निश्चित रूप से नागपुर में संघ का मुख्यालय है, आरएसएस की कर्मभूमि रही है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण मुझे लगता है ये रहा होगा कि वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हिंदू धर्म छोड़ा था, और विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है नागपुर, और यहाँ बौद्ध धर्म के काफ़ी लोग हैं जो अम्बेडकर को मानते हैं। और प्रकाश अम्बेडकर जो बाबा अम्बेडकर साहब के पोते हैं, जिनके खुद की अपनी एक वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है, उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत लगभग चल रही है, और अंतिम स्टेज के ऊपर वह उद्धव ठाकरे से भी मिल चुके हैं और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए इस बार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नागपुर को इसलिए चुना है कि वो वहाँ के जो ओबीसी है, जो दलित समाज है, जो अंबेडकर के जो लोग हैं बौद्ध धर्म को, उनको जोड़ना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को विदर्भ में एक बड़ी चुनौती पेश करना चाहती है। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस का भी एक वहाँ पे गढ़ रहा है, वहाँ पे शिवसेना बहुत कमजोर है। तो विदर्भ से आने वाली 10 लोकसभा सीटों में मुझे लग रहा है चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने स्थान चुना होगा। और देखिए 2014 में नितिन गडकरी वहाँ से सांसद बने थे, उसके पहले तो लंबे समय तक विलास मुत्तेवार सांसद रहे, वहाँ से 5 बार के सांसद रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। तो वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा है ओबीसी का और कांग्रेस के नेताओं का। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर का भी एक बड़ा वर्ग है जो वर्धा में आता है, नागपुर में आता है, अमरावती के अंदर आता है, अकोला में आता है। तो मुझे लगता है ओबीसी वर्ग को विदर्भ में मैसेज देने के लिए 10 लोकसभा सीटों को महाराष्ट्र में ध्यान देने के लिए कांग्रेस ने वहां पर यह आयोजित किया होगा। और मुझे लग रहा है इसका एक काफी सकारात्मक कांग्रेस के कैडर पे पड़ेगा कि कांग्रेस इस इलाके में अच्छी मजबूत स्थिति में, तो मुस्लिम यहाँ के मुसलमान और ओबीसी जो अंबेडकरवादी है वो लोग कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक बन सकता है लोकसभा चुनाव में, इसलिए कांग्रेस यहां कर रही है। हालांकि वैसे अगर देखें तो जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी को एक और बड़ा मंच देने के लिए आज का एक आयोजन होगा, सिंपल टर्म्स में अगर ये कहें, कांग्रेस का मंच तो नहीं का है, कांग्रेस का सिर्फ नागपुर का नहीं, कोई भी कांग्रेस का मंच होगा तो राहुल गांधी के लिए होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता तो राहुल गांधी है, और कांग्रेस चाहेगी भी कि अध्यक्ष कोई भी बने, बड़ा नेता राहुल गांधी के बनना है। देश का प्रधानमंत्री की अगर बात चलेगी तो कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो आगे नहीं करेगी, वो राहुल गांधी के नाम आगे करेगी। पता नहीं अपनी यात्रा के बारे में आज कुछ बताते हैं कि नहीं बताते, वो जो शुरू करने वाले यात्रा का जिक्र करेंगे इस दौरान, और अम्बेडकर का भी जिक्र करेंगे। वो संघ को जरूर मतलब जिनको जो आदत है उनकी हमेशा वो संघ को कुछ ना कुछ गाली देते रहते हैं, तो अब संघ की भूमि में जा रहे हैं तो वो जरूर संघ के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है आज के भाषण में। अच्छा, पैसे की बात चली थी पीछे, अभी हमने जरा सा छुआ भी उस खबर को कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया गया है। वो आरोपी नहीं बनाई गई हैं, लेकिन उनका नाम ईडी की चार्जशीट में पहली बार जिक्र हुआ है उनके नाम का। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के एक जमीन खरीद के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी, और इसमें प्रियंका गांधी के भी एक जमीन सौदे का जिक्र आया है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रियंका गांधी ने फरीदाबाद में एक जमीन खरीदी थी, रॉबर्ट वाड्रा ने भी और इन्होंने भी, और एक ही आदमी से जमीनें खरीदी थी, उसी रियल एस्टेट एजेंट के जरिए खरीदी और वापस भी उसी को बेची जिसके जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी डील की थी। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का या रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। ईडी की चार्जशीट में साफ साफ प्रियंका के नाम का जिक्र लेकिन पहली बार है, तो इसलिए यह खबर आई बनी है।
लिखा गया है कि प्रियंका गांधी ने फरीदाबाद के अमीपुर में 2006 में 4 एकड़ जमीन खरीदी, फिर इसी जमीन को 2010 में उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। और प्रियंका ने जमीन प्रॉपर्टी डीलर पाहवा नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस गांव में इसी पाहवा नाम के प्रॉपर्टी डीलर से जमीन खरीदी और फिर उसी को बेच दी थी। अब यहां से जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। ये सीसी थम्पी, ये सीसी थम्पी नाम का एक व्यक्ति है। इसका नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले भी इस व्यक्ति का नाम जुड़ चुका है और ये इस प्रॉपर्टी डीलर का करीबी है। और ये सीसी थम्पी किसका करीबी है? जो भगोड़ा आर्म्स डीलर है संजय भंडारी, जो फ्यूजिटिव है, भारत से भागा हुआ है, उसका भी ये करीबी है। और इस सारे के सारे लैंड डील के अंदर संजय भंडारी, सीसी थम्पी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये चारों नाम एक साथ लिए गए हैं। भले इन दोनों के नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ आपका नाम जोड़ करके देखा जाता है तो वो भी तो कहीं आपका नाम खराब करते हैं ना। तो ये दिक्कत वाली बात यहां प्रियंका गांधी के लिए है। हर्षवर्धन जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं तुरंत की एक घटना याद दिलाता हूं। शराब घोटाले में संजय सिंह आरोपी के तौर पर नहीं थे। दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ उसमें एक जिक्र आया था संजय सिंह का, और संजय सिंह ने बाकायदा उस पर ईडी के साथ, जिसको कहें कि पत्राचार किया, अपना विरोध दर्ज कराया, कहा मेरा नाम गलत तरीके से है, केस कर दूंगा। उस वक्त हाँ केस कर दूंगा। उस वक्त बहुत आक्रामक हो गए थे। लगा था कि उसके बाद ईडी लगा कि बैकफुट पर आ गई, लगा कि ईडी ने गलती से कुछ कर दिया था और फिर उसको हटा दिया। अब जो नाम न तो आरोपी के तौर पर था न कोई ऐसा कुछ दिख रहा था, वो नाम आज देखिए कि संजय सिंह जब गिरफ्तार होते हैं तो न्यायालय कहता है कि हमारे पास जमानत देने का इनको कोई आधार नहीं। अब प्रियंका जी का नाम यहां आया है। जाहिर है प्रियंका जी ने कोई जमीन खरीदी, ये कोई बहुत गलत बात तो है नहीं। कोई भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी उसी को बेच सकता है, इसमें कौन सी बात है भाई। हमने जिससे लेकिन इसमें जो ईडी की उस चार्जशीट में कहा जा रहा है कुछ हवाला जैसा मसला है, कुछ पैसों का हेर फेर किया गया है। अब वो थम्पी के जरिए हुआ, वो रॉबर्ट वाड्रा के जरिए हुआ, वो अभी ईडी की आगे की जांच में आएगा। तो क्या ईडी इस जांच को आगे बढ़ाएगी तो कोई पूछताछ में आगे बढ़ेगी, तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से कोई पूछताछ करेगी या उनको कोई सिर्फ सवाल जवाब भेजी। कई बार ईडी ये भी करती है भाई आप ये बता दीजिए ये 3 चीजें हैं जो आपसे जुड़े हैं, इस कागज में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, या उससे आगे मामला जाएगा। अगर उससे आगे जाएगा तो पूछताछ की तरफ जाएगा। और लेकिन जितना समय लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ उस तरफ जाएगा जहां हम दिल्ली शराब घोटाले में या नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया जी और राहुल जी। लेकिन इतना तो तय है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद गांधी परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार ईडी की चार्जशीट में नाम आया। गंभीर मसला है और सीधे सीधे वहां भी भ्रष्टाचार का मामला। यही बड़ी बात है जो आपने बताया कि अब गांधी परिवार में अगर रॉबर्ट जी को भी जोड़ ले तो चारों लोगों के नाम किसी ना किसी तरीके से किसी घपले घोटाले वाले मामले में जुड़ तो गए। अब देखिए इसमें जो एचएल पहवा जो रियल एस्टेट एजेंट है उससे सारे नाम जोड़ते हैं। उसने सीसी थम्पी के जरिए सीसी थम्पी को भी ज़मीन बेची थी, उसने रॉबर्ट वाड्रा को भी ज़मीन दे दी, मतलब प्रियंका गांधी को भी ज़मीन बेची थी। ये और इनके संबंध जो हैं वो संजय भंडारी जो कि आर्म्स डीलर जिसका नाम लिया उनसे भी हैं। इनका एक और ब्रिटिश नेशनल हैं सुमित चड्ढा, उनके साथ भी है, उनका नाम भी इसमें कहीं ना कहीं इस चार्जशीट में लिया जा रहा है। तो ये सारा जो पूरा मामला है लैंड डील और पैसे को घुमाना, ये इस तरह का मामला दिखाई दे रहा है। आपने तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी की होंगी राहुल जी, ये क्या होता क्या है? मैं क्योंकि इससे जोड़ के नहीं पूछ रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं कैसे ये आर्म्स डीलर कहीं कोई जो बैठ जाता है फिर आप पैसा हवाला वाला कैसा क्या करते हैं? ये बेसिकली जो है वो जो मुझे समझ आता है वो ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका है। अच्छा। कि आपने किसी को कितने में ज़मीन बेची। अब उसमें भी ये, इस मामले में भी ये है कि कहीं जगह बोला गया है चार्जशीट में कि जो पैसा दिखाया गया जितने में ज़मीन बेची गई उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है उनको मिला। अच्छा। व्यक्ति को। अब ये क्योंकि कानूनी मामला है तो मैं नाम नहीं लूँगा कि इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी ने ज़मीन बेची और जब वापस बेची गई तो कहीं ज़्यादा पैसा जो है जो कि वाइट मनी नहीं था वो मिला। तो अब वो जब ब्लैक मनी है उसको कैसे घुमाया जाए, ये सारे तरीके हैं। तो किस तरह से उसको व्हाइट मनी कर दिया जाए। इसमें जो बाहर बैठे लोग हैं सब काम आते हैं। ये नहीं, उसमें तब आता है जब बाहर बैठे लोग जो है हवाला के जरिए वो पैसा बाहर ले जाते हैं और बाहर जो है प्रॉपर्टीज खरीदते हैं यही लोग और विदेशों में प्रॉपर्टीज अपनी बनाते हैं। ये सारा मामला उस सब से जुड़ा हुआ है और जब ईडी जांच करती है तो ये सारे पहलुओं की जांच करती है
कि आप किस तरह से पैसा बाहर लेके गए, वहां पे आपने कौन सी प्रॉपर्टीज खरीदी, ये सब जांच में आता है। और फिर आपको समझ आता है कि ये एक्चुअली क्या पूरा सिस्टम क्या था। देखिए ऐसा नहीं है, हमारे देश में हवाला ऑपरेटर्स तो हम भी जानते हैं बहुत सारे हैं, बहुत किस तरह से पैसा जाता है और किस तरह से पैसा आता है, ये भी जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको इस तरह की बातें, छत्तीसगढ़ वाला मामला यही तो था। तो ये बातें इसी कारण से होती हैं। और रियल एस्टेट जो एक हमारे देश में बड़ा है, वहां पर रियल एस्टेट में काले धन को सफेद करने का बहुत बड़ा जो तरीका है वो दिखाई देता है लोगों को, और इसी कारण से ये सारी चीजें होती हैं। समीर जी, आप कितनी बड़ी बात मानते हैं प्रियंका गांधी का नाम आना चार्जशीट में, भले ही आरोपी के तौर पर नहीं? देखिए, पहली बार प्रियंका गांधी का नाम आया हरियाणा की लैंड में। ये जो मामला था ये हुड्डा सरकार के समय हुआ था। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे उनसे कहा कि फलाने व्यक्ति को आपको सरकारी जमीन जो बहुत प्राइम लोकेशन की है कोड़ियों के दाम देना है। वो कोड़ियों के दाम उस व्यक्ति को दी गई। उसमें से रॉबर्ट वाड्रा ने 10 रुपए में जमीन खरीदी उस व्यक्ति से, और बाद में 100 रुपए में जमीन उसी व्यक्ति को बेच दी। तो जो चार्जशीट दर्ज हुई है, और अभी राजस्थान में भी एक बड़ा ऐसा मामला आने वाला है जिसमें प्रियंका गांधी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने यही किया था अशोक गहलोत की पहली सरकार के समय कि एक बड़ी लैंड इन्होंने किसी एक बड़े ग्रुप को दिलवाई, बड़ा व्यवसायिक ग्रुप है उसको दिलवाई, और वहां प्रियंका गांधी ने उससे जमीन वहां पर 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। एक बड़ा जमीन खरीदा और फिर 6 महीने बाद उसी को 1000 गुना ज्यादा पे जमीन बेच दी, और वो पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो ईडी यही जांच करना चाहती है कि भाई वही जमीन आपने 10 रुपए में कैसे खरीदी, और फिर उसी व्यक्ति ने जो आपको 10 रुपए में बेची उसने आपसे 1000 रुपए में जमीन कैसे ले ली। उस जमीन में ऐसा क्या था कि इसमें 1000 गुना रेट बढ़ गया। ईडी ने इसी आधार पर दर्ज किया मामला कि आपने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके जमीन उसको दिलवाई है और उसको बेचकर आपने पैसा ले लिया उसके अंदर। ठीक है, इसको नंबर 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरा मामला जांच में आ गया। मुझे लग रहा है सिर्फ हरियाणा का नहीं, अगर जांच होगी तो वो जांच शिकायत कर भी पेंडिंग भी ईडी के पास, जिसमें प्रियंका वाड्रा का नाम लिया गया है, रॉबर्ट वाड्रा का जिसके अंदर नाम है, और इसके अंदर 2 और बड़े व्यवसायियों का नाम है राजस्थान के। अगर ईडी उसकी जांच करेगी तो उसमें सीधे सीधे प्रियंका गांधी फंसेगी, क्योंकि उसमें पैसा का ट्रांजैक्शन प्रियंका गांधी के खाते में गया है।